नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी ऑल में। दोस्तों आपके एग्जाम एमपी टेट वर्ग 3 की तैयारी के लिए दोस्तों हम लगातार मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का मॉडल पेपर होगा हमारा टोटल 90 अंक का, जिसमें दोस्तों आपको बाल विकास के 30 प्रश्न, ईवीएस के मोस्ट एमपी 30 प्रश्न और गणित पेडागोजी के मोस्ट एमपी 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार हमारा टोटल 90 अंक का ये मॉडल पेपर होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी वर्ग 3 की दोस्तों बहुत ही जोर शोर से चलती रहे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको यहाँ से मिनिमम 10 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सभी क्वेश्चन दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और प्रबल संभावना है कि आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों आज का, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से कि प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे अधिगम कहते हैं। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? यह कथन जिनका है वह है गेट्स, कॉल्विन, सीई स्किनर या प्रेसी। तो दोस्तों यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? आपको याद रखना दोस्तों, यह कथन दिया गया है गेट्स के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? गेट्स के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा गेट्स। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका है। अब आपको बताना है दोस्तों कि तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका कौन सा है? विश्लेषण एवं निर्णय, बाधाओं को दूर करना, उदात्तीकरण या लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करना। तो दोस्तों तनाव को कम करने का जो अप्रत्यक्ष तरीका माना जाता है वो है दोस्तों उदात्तीकरण। कौन सा तरीका माना जाता है? उदात्तीकरण को ही तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका माना जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 उदात्तीकरण। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों ये कि बालक का जो विकास होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण का क्या है? योगफल है, गुणनफल है, शेषफल है या भागफल है? तो दोस्तों बालक का जो विकास होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण का क्या होता है दोस्तों? गुणनफल होता है। क्या होता है? याद रखिएगा, गुणनफल होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास किसका परिणाम है? व्याकरण में प्रशिक्षण का परिणाम है, अंतर्जीत योग्यताएं का परिणाम है, अनुकरण तथा पुनर्बलन का परिणाम है या परिपक्वन का परिणाम है? तो दोस्तों स्किनर के अनुसार, याद रखिएगा, स्किनर के अनुसार बच्चों में जो भाषा का विकास है वो किसका परिणाम होता है? अनुकरण और पुनर्बलन का परिणाम होता है। याद रखिएगा, स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास जो होता है वो किसका परिणाम होता है? अनुकरण तथा पुनर्बलन का परिणाम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत या प्रत्यागमन का सिद्धांत? तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है वो है आपका प्रत्यागमन का सिद्धांत। बाकी एक तत्व, द्वितत्व और बहुतत्व ये तीनों ही आपके बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। ठीक है, आपको बताना है कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? संवेदना, अभिप्रेरणा, प्रत्यक्ष ज्ञान या कल्पना? तो दोस्तों पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। क्या कहलाता है दोस्तों? याद रखिएगा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है। अब आपको बताना है दोस्तों कि अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य क्या होता है? शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, पाठ्य वस्तु का परिमार्जन या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों अधिगम प्रतिफल का जो तात्पर्य होता है वो किससे होता है? बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन से होता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये भी बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य होता है, तो आपको याद रखना है बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? शारीरिक परिवर्तन, अस्थिरता की समस्या, व्यवहार में स्थिरता या संवेगात्मक समस्याएं? तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो किशोर अवस्थाएं का लक्षण नहीं है वो दोस्तों व्यवहार में स्थिरता, यह जो है किशोरावस्था का लक्षण नहीं है। इस अवस्था में व्यवहार में जो है वो काफ़ी अस्थिरता देखी जाती है। ठीक है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहार में स्थिरता जो है वो किशोरावस्था के लक्षण के अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? आत्मनिरीक्षण विधि, उपचारात्मक विधि,
प्रयोगात्मक विधि या निरीक्षण विधि। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत नहीं आती है वो है आपकी आत्मनिरीक्षण विधि। जो आत्मनिरीक्षण विधि होती है वो शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है बालक के मानसिक विकास के लिए, बालक के सामाजिक विकास के लिए, बालक के शारीरिक विकास के लिए या बालक के मानसिक व सामाजिक विकास के लिए। तो दोस्तों अभिवृद्धि शब्द का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है? बालक के शारीरिक विकास के लिए। किसके लिए किया जाता है दोस्तों? बालक के शारीरिक विकास के लिए किया जाता है अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें मूल वृत्ति संबंध संवेग से मेल नहीं खाती है। अब आपको बताना है दोस्तों कि किसमें मूल वृत्ति संबंध जो है वो संवेग से मेल नहीं खाती है। पलायन का भय, युद्ध प्रियता, क्रोध, संवेदना, आश्चर्य, अप्रियता, घृणा। तो दोस्तों निम्नलिखित मूल वृत्ति में से वे संबंध जो संवेग से मेल नहीं खाता है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 संवेदना और आश्चर्य। ये ऐसा संबंध है जो संवेग से मेल नहीं खाता है एक दूसरे के। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में से कौन सा सही नहीं है। अब आपको बताना है दोस्तों कि पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास के चरण हैं उनमें से कौन सा एक सही नहीं है। नए पदार्थ का आत्मीकरण, समायोजन, पूर्व ज्ञान या साम्य धारणा। तो दोस्तों पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में से जो एक सही नहीं है वो है आपका पूर्व ज्ञान। कौन सा सही नहीं है दोस्तों? पूर्व ज्ञान जो है वो विकास चरणों में से एक सही नहीं है। किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, समाजीकरण है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। समाजीकरण है, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया या सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। तो दोस्तों सामाजिकरण जो होता है वो क्या होता है? समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन है। ठीक है, जो समाजीकरण है वो समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन है। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, किशोर प्रणों को मार्ग में बाधा समझते हैं जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। यह कथन किसका है? यह तो आपको बताना है दोस्तों कि जो उपरोक्त कथन है वो किसके द्वारा दिया गया है? रॉश, वैलेंटाइन, कॉल्सनिक या विंग व हंट के द्वारा। तो दोस्तों उपरोक्त कथन जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? कॉल्सनिक के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? कॉल्सनिक के द्वारा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अभिप्रेरणा को बाह्य अभिप्रेरणा भी कहते हैं? सकारात्मक प्रेरणा, नकारात्मक प्रेरणा, जन्मजात प्रेरणा या कोई नहीं। तो दोस्तों जिस अभिप्रेरणा को बाह्य प्रेरणा भी कहते हैं वो है दोस्तों आपकी नकारात्मक प्रेरणा। किसे कहा जाता है? नकारात्मक प्रेरणा को बाह्य प्रेरणा भी कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय है। वो आपको बताना है दोस्तों कि प्राथमिक कक्षा के जो विद्यार्थी रहते हैं उनको अभिप्रेरणा प्रदान करने के लिए उत्तम उपाय क्या होता है? वो होता है दोस्तों पुरस्कार देना। क्या होता है दोस्तों? पुरस्कार देना ही प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय माना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 पुरस्कार आपका आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अभिप्रेरणा का प्रभाव अधिगम को प्रभावी बनाता है? अभिप्रेरक हमारे व्यवहार को निर्देशित करते हैं, विद्यार्थियों के सीखने में गुणवत्ता बढ़ती है, छात्रों के सीखने की गति तीव्र होती है या सभी। तो दोस्तों वह अभिप्रेरणा का प्रभाव अधिगम को जो प्रभावी बनाता है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 सभी। A, B, C तीनों ही आपके अभिप्रेरणा का ऐसे प्रभाव हैं जो अधिगम को प्रभावी बनाते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? अंतर्नोद, आवश्यकताएं, रटंत स्मृति या प्रोत्साहन। तो दोस्तों सभी को पता है कि जो रटंत स्मृति है वो अभिप्रेरणा के घटक के अंतर्गत नहीं आते हैं। बाकी अंतर्नोद, आवश्यकताएं और प्रोत्साहन ये तीनों ही आपके अभिप्रेरणा के घटक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। इससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है, प्रसन्न रहता है या शीघ्र सीखता है। तो दोस्तों सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का जो प्रभावशाली घटक है वो ये होता है कि इसमें जो है बच्चा वो जल्दी सीखता है। ठीक है, जो बालक होता है वो शीघ्र सीख जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अधिगम तक पहुंचने के राजमार्ग को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अधिगम के
अधिगम तक पहुंचने के राजमार्ग को कहा जाता है दोस्तों अभिप्रेरणा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिप्रेरणा को ही अधिगम तक पहुंचने का राजमार्ग कहा जाता है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको अभिप्रेरणा से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको दोस्तों हमने इसमें शामिल किया है। स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा संदर्भ में क्या है? कृत्रिम अभिप्रेरक, नकारात्मक अभिप्रेरक, स्वाभाविक अभिप्रेरक या अर्जित अभिप्रेरक? तो दोस्तों स्नेह प्राप्त करने की इच्छा जो है वो अभिप्रेरणा संदर्भ में एक प्रकार से स्वाभाविक अभिप्रेरक के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा स्वाभाविक अभिप्रेरक। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या है। क्रिया को आरंभ करने तथा जारी रखने तथा नियंत्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है दोस्तों कि क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इसे भी क्या कहा जाता है? अभिप्रेरणा कहा जाता है। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? अभिप्रेरणा कहा जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छात्र का वह सोपान जबकि वह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है। अब आपको बताना है दोस्तों कि कौन सी अवस्था होती रहती है जिसमें छात्र जो है वो सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है। दोस्तों वो अवस्था कहलाती है आपकी किशोरावस्था। सभी को पता है दोस्तों कि किशोरावस्था में जो है वो छात्र सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सिद्धांत यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? स्किनर, मैस्लो, पियाजे या बंडूरा? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो मैस्लो हैं इनके अनुसार या इनका सिद्धांत यह मत स्पष्ट करता है कि जो बच्चे हैं वो अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा मैस्लो। 25 नंबर क्वेश्चन है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार यह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, अब आपको बताना है दोस्तों वह कौन सा है? प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन, परिपाक या स्कीमा? तो दोस्तों पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार यह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वो कौन सी है? कौन सी प्रक्रिया है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए वो कौन सी प्रक्रिया है दोस्तों? स्कीमा। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया है वो? स्कीमा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है। एडोल्फस्किन पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि इसके लेखक कौन है इस पुस्तक के। हरलॉक, स्टेनले हॉल, फ्रॉयड या एडलर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि इस पुस्तक के लेखक कौन है? स्टेनले हॉल है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा स्टेनले हॉल। 27 नंबर क्वेश्चन है। किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब और किसने दिया? 1902 में हॉल ने दिया, 1904 में हॉलिंगवर्थ ने दिया, 1904 में स्टेनले हॉल ने दिया या 1904 में थार्नडाइक ने दिया? दोस्तों किशोरावस्था के जो आकस्मिक विकास का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा और कब दिया गया? आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि 1904 में स्टेनले हॉल के द्वारा दिया गया था। याद रखिएगा, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन एग्जाम के लिए जरूर पूछा जाएगा ये क्वेश्चन दोस्तों। क्या पूछा जा सकता है कि किशोरावस्था में आकस्मिक विकास का सिद्धांत 1904 में स्टेनले हॉल ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लायक कि सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास जो होते हैं वो साथ साथ चलते हैं, यह कथन है। हॉल का, स्किनर का, क्रो व क्रो का या स्ट्रैंग का? तो दोस्तों सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन जिसके द्वारा दिया गया है वो है दोस्तों हॉल। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है? हॉल के द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैं किसी की परवाह नहीं करता ऐसी अभिवृत्ति वाले बच्चों के व्यवहार को क्या कहते हैं? आक्रमिक व्यवहार, सुरक्षात्मक व्यवहार, पश्चिमगमन व्यवहार या अस्वीकरण व्यवहार? तो दोस्तों मैं किसी की भी परवाह नहीं करता ऐसी अभिवृत्ति वाला जो बच्चा रहता है या ऐसी अभिवृत्ति वाले बच्चों के व्यवहार को क्या कहते हैं? अस्वीकरण व्यवहार। ठीक है, क्या कहा जाता है? इन्हें अस्वीकरण कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में, बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में, बच्चों के चरित्र निर्माण में या उपयुक्त सभी में? तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शिक्षक को कैसे मदद करता है? बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में भी मदद करता है, बाल स्वभाव तथा उसके व्यवहार को जानने में भी मदद करता है, बच्चों के चरित्र निर्माण में भी मदद करता है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शिक्षक को
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही ऑप्शन के हिसाब से मदद करता है। ठीक है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी के लिए। चलिए दोस्तों, बाल विकास के बाद अब देख लेते हैं दोस्तों पर्यावरण के क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों होंगे ये भी, यहाँ से भी आपको बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है बीटी कपास है। अब आपको बताना दोस्तों कि जो बीटी कपास है वो क्या है, एक संकर पौधा, एक ट्रांसजेनिक पौधा, एक प्राकृतिक पौधा या एक औषधीय पौधा। तो दोस्तों जो बीटी कपास होता है वो एक ट्रांसजेनिक पौधा होता है। याद रखिएगा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों कि जो बीटी कपास होता है वो एक ट्रांसजेनिक पौधा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है, विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत पर, शिक्षण विधि के सिद्धांत पर या शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर। दोस्तों जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि जो आधारित होती है वो किस सिद्धांत पर आधारित होती है, दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये होती है शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। ठीक है, किस पर आधारित होती है, शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? आपको बताना है टुंड्रा, सवाना, उष्णकटिबंधीय वर्षावन या मरुस्थल। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में रिपीट होता है बार बार कि निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, तो कौन सा है, वो है दोस्तों आपका उष्णकटिबंधीय वर्षावन। कौन सा दोस्तों, उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है वो सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने के प्रयोग में होता है? मोस्ट एमपी क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में रिपीट होता है बार बार। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट एमपी है। आपका क्वेश्चन है कि आम पकाने के लिए कौन सा रसायन है जो आम को पकाने में प्रयोग आता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम कार्बाइड। दोस्तों सभी को पता है कि कैल्शियम कार्बाइड का जो प्रयोग किया जाता है आम पकाने के लिए किया जाता है। ठीक है, या फलों को पकाने के लिए किया जाता है इस रसायन का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है। वायुदाब नापने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ या हाइग्रोमीटर। तो दोस्तों किसकी सहायता से वायुदाब नापा जाता है? वो नापा जाता है दोस्तों, सभी को पता है, बैरोमीटर की सहायता से। ठीक है, बैरोमीटर की सहायता से ही वायुदाब मापा जाता है, या वायुदाब मापने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? बैरोमीटर नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है? अब आपको बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 में से कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है? बांस, सरसों, केला या गन्ना। तो दोस्तों वो कौन सा पौधा है जो द्विबीजपत्री है? वो है दोस्तों आपका सरसों। ठीक है, जो सरसों होता है वो एक द्विबीजपत्री पौधा होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है। कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की विशेषता क्या है? मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है, उसमें अधिक जल होगा, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता या मिट्टी कठोर होती है। दोस्तों जो कार्यकीय रूप से, ठीक है, कार्य करने के रूप से जो शुष्क मिट्टी की जो विशेषता होती है वो क्या होती है कि मिट्टी में लवण की सांद्रता अधिक होती है। ठीक है, किसकी सांद्रता अधिक होती है? मिट्टी की जो लवण की सांद्रता है मिट्टी में वो अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो प्रथम साहित्यिक स्रोत है वो है आपका ऋग्वेद, याद रखिएगा दोस्तों। ये भी अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछने लायक कि प्रथम साहित्य स्रोत कौन सा है, स्रोत कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक समुद्र में जल विस्तार के लिए उत्तरदायी है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों निम्नलिखित में से वह कारक जो समुद्र में जल विस्तार के लिए उत्तरदायी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जल विस्तार के लिए कौन उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? ओजोन एवं ऑक्सीजन, कार्बन एवं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन या आर्गन एवं ओजोन। तो दोस्तों वायुमंडल में 99% भाग पर जिन दो गैसों का विस्तार है वो दो गैस कौन सी है दोस्तों? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, कौन कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल्य उद्देश्य है बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, समाजीकरण को बढ़ावा देना, टीम भावना बढ़ाना या छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। तो दोस्तों पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का जो मूल्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव को उनके बढ़ाना। ठीक है,
छात्रों के प्रत्यक्ष अनुभव के लिए जो है वो पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के लिए। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? बीज प्रकीर्णन द्वारा, चुनकर चरने के द्वारा, परपरागण द्वारा या रोग फैलाकर। तो दोस्तों चरने वाले जो पशु होते हैं वो वनस्पति को कैसे बदलते हैं? चुनकर चरते हैं। ठीक है, चुनकर चरना, इस विधि द्वारा वो वनस्पति को जो है वो बदल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने ही मिलता है पर्यावरण के पार्ट में, कि पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम या पैलिसैड के द्वारा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि पौधों में जल का जो अधिग्रहण है वो किसके कारण होता है? और याद रहना चाहिए आपको, जाइलम के द्वारा होता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलता है ये क्वेश्चन। ठीक है, जाइलम आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? अब आपको बताना है दोस्तों कि स्वस्थ अस्थियों के लिए कौन सा आवश्यक है? पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन डी, कैल्शियम एवं विटामिन सी या कैल्शियम एवं विटामिन सी। तो दोस्तों सभी को पता है कि अस्थियों के लिए, स्वस्थ अस्थियों के लिए क्या आवश्यक होता है? वो होता है दोस्तों आपका कैल्शियम एवं विटामिन डी, जो है हमारी अस्थियों के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा, कैल्शियम एवं विटामिन डी। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। आपको बताना है दोस्तों कौन सी चोटी है जो भारत में सबसे ऊंची है? माउंट K2, माउंट एवरेस्ट, माउंट धौलागिरी या माउंट कंचनजंगा। तो दोस्तों सभी को पता है कि हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है कहाँ? भारत में ही। भारत में जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है वो मानी जाती है कंचनजंगा। ठीक है, कौन सी मानी जाती है? कंचनजंगा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? एड्स, एनीमिया, टाइफाइड या टिटनेस। तो सभी को पता है कि अगर दूषित जल अगर पिया जाता है या पीते हैं तो कौन सी बीमारी होती है? टाइफाइड होता है। क्या होता है दोस्तों? दूषित पानी पीने से टाइफाइड की बीमारी फैलती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल या क्षोभ मंडल। तो दोस्तों सभी को पता है कि वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है वो कौन सी होती है दोस्तों? क्षोभ मंडल होती है। कौन सी होती है? क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 48 नंबर देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन है 48 नंबर में। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? बेरीबेरी, स्कर्वी, रतौंधी या थकान। तो दोस्तों सभी को पता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। याद रखिएगा, कौन सा रोग होता है दोस्तों? स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। ठीक है, विटामिन बी की कमी से होता है आपको बेरीबेरी, और तौंधी होता है आपको विटामिन ए की कमी से। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम महिला IPS ऑफिसर कौन है? किरण बेदी, प्रतिभा पाटिल, पद्मा नायडू या हंसा मेहता। दोस्तों सभी को पता है कि भारत की जो पहली IPS महिला ऑफिसर थी वो कौन थी? वो थी दोस्तों किरण बेदी। याद रखिएगा, कौन था? किरण बेदी जी तो जो थी भारत की प्रथम महिला IPS अफसर थी। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? मानस, गिर जंगल, काजीरंगा या कान्हा किसली। तो दोस्तों असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे के लिए जो वन्य जीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है वो कौन सा है दोस्तों? वो है आपका काजीरंगा। ठीक है, काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ये क्वेश्चन दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया? द मोस्ट IMP क्वेश्चन है दोस्तों। याद रखिएगा, किसने किया है बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग? सर्वप्रथम O.D. बैरो, डी कास्त्री, वॉल्टर जी रोसेन या DR ब्रिटिश। तो दोस्तों किसके द्वारा किया गया है? सबसे पहले वो किया गया है दोस्तों वॉल्टर सी रोसेन के द्वारा प्रयोग किया गया है सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 52 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अग्नेय चट्टान का उदाहरण है? ग्रेफाइट, बेसाल्ट, चूना पत्थर या स्लेट। सभी को पता है दोस्तों कि ग्रेनाइट चट्टान के उदाहरण के अंतर्गत कौन सा आएगा? वो आएगा दोस्तों आपका बेसाल्ट। ठीक है, जो बेसाल्ट जो है वो अग्नेय चट्टान के उदाहरण के अंतर्गत आएगा, या इसका एक ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, सुंदरी नामक वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं?
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि सुंदरी नामक वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन में, गिर वन में, नंदनकानन में या मानस वन में? दोस्तों नाम से ही समझ में आ रहा है कि सुंदरी नामक वृक्ष है वो कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन में। सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाने के कारण ही इस जगह का नाम क्या पड़ा दोस्तों? सुंदरवन पड़ा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई। आपको बताना है दोस्तों कि कोई प्रजाति है वो कब विलुप्त मानी जाएगी? जब वो अपने स्थान पर कितने वर्ष से दिखाई नहीं दे रही हो? 60 वर्ष से, 50 वर्ष से, 25 वर्ष से या 10 वर्ष से? तो दोस्तों अगर कोई प्रजाति तब विलुप्त मानी जाती है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में कब से नहीं देखी जाती? 50 वर्ष से। अगर वो 50 वर्ष से अपने प्राकृतिक आवास में अगर नहीं देखी जा रही है तो उसे विलुप्त माना जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है क्या है? उभयचर, बोनीफिश, स्तनधारी या शार्क? दोस्तों जो डुगोंग नामक जो समुद्री जीव है जो कि विलोपन की कगार पर है वो एक प्रकार का क्या है? उभयचर, बोनीफिश, स्तनधारी या शार्क? तो दोस्तों वो है स्तनधारी या मैमल। ठीक है, जो डुगोंग है वो एक प्रकार का स्तनधारी जीव है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, जो कि विलोपन की कगार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? वानस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क, घास का मैदान या जैव मंडल रिजर्व? तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण नीति है वो कौन सी है दोस्तों? जैव मंडल रिजर्व। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए। जैव मंडल रिजर्व जो है वो एक महत्वपूर्ण रणनीति है जैव विविधता के संरक्षण के लिए। 57 नंबर क्वेश्चन है, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक आवासीय विनाश, आवासीय प्रदूषण, अत्यधिक दोहन या विदेशज प्रजातियों का समावेश? दोस्तों जैव विविधता के ह्रास का जो प्रमुख कारण या मुख्य कारण है वो है प्राकृतिक आवासीय विनाश। क्या है? प्राकृतिक आवासीय विनाश ही जैव विविधता के ह्रास का एक प्रमुख कारण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? अगस्त्यमलाई, नोकरेक, दिहांग देवांग या माउंट एवरेस्ट? तो दोस्तों भारत का वह जो जैवमंडल भंडारों में से वह जो गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है वो कौन सा है दोस्तों? वो है दोस्तों नोकरेक। ठीक है, नोकरेक जो है वो जैव भंडारों में से ऐसा है जो गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैवमंडलीय निधि है? नीलगिरी, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी या सुंदरवन? तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि वह कौन है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो यूनेस्को द्वारा प्रमाणित भारत की बृहत्तम जैवमंडलीय निधि में से है? ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है आपको। तो वो है दोस्तों आपको मन्नार की खाड़ी। याद रखिएगा, मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों और पर्यावरण का आज लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य शीतलक के रूप में प्रयुक्त होता है? नियॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्रियॉन? याद रखना है दोस्तों आपको कि निम्नलिखित में से जो सामान्य शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है वो है आपका फ्रियॉन। ठीक है, कौन? फ्रियॉन गैस जो है वो शीतलक के रूप में प्रयुक्त होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं गणित पेडागोजी के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, गणित पेडागोजी के हम 30 क्वेश्चन देखेंगे। इस तरह हम आज टोटल 90 नंबर का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है गणित पेडागोजी से, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है। ठीक है, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है। यह विचार किसका है? रोजर बैकन का है, डेटन का है, हॉगबेन का है या पी सैमुअल का है? तो दोस्तों यह कथन जिसके द्वारा दिया गया है वो है रोजर बैकन। ठीक है, रोजर बैकन के द्वारा गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी माना जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है या यह विचार किसका है? रोजर बैकन का है। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया? आपको बताना है दोस्तों कि इकाई उपागम जो है वो किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया है? एचिसन के द्वारा, मॉरिसन के द्वारा, रॉबर्ट बुश ने या एलन ने? तो दोस्तों याद रखना है आपको कि इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया है?
ये दिया है दोस्तों मॉरिसन ने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है गणित पेडागोजी के क्वेश्चन में कि इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया, याद रखिएगा मॉरिसन ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत है समन्वय व सुसंगठितता, उपयोगिता व जीवन से संबद्धता का, क्रियाशीलता व परिवर्तनशीलता का, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों पाठ्यक्रम निर्माण के जो सिद्धांत है, ठीक है, वो कौन से हैं? वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4, 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, तीनों ही आपके पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हासिल का या हाथ का लगा संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाला कौन था? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलता है कि हासिल का या हाथ का लगा संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाला कौन था? भास्कर, ब्रह्मगुप्त, श्रीधर या आर्यभट्ट। तो दोस्तों यह किसने दिया था यह संप्रत्यय गणित में सर्वप्रथम? ये दिया था दोस्तों श्रीधर ने, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 65 नंबर। गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है? संश्लेषण विधि पर आधारित होकर, प्रयोगात्मक विधि पर, आगमन विधि पर आधारित होकर या प्रदर्शन विधि पर आधारित होकर? तो दोस्तों गणित विषय की जो पाठ्य पुस्तकें होती है, ठीक है, वो संश्लेषण विधि पर, किस विधि पर? संश्लेषण विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है बेकन द्वारा, शुल्टन द्वारा, ब्लूम द्वारा या कॉमेर द्वारा? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, क्योंकि कि शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, किसके द्वारा किया गया है? ब्लूम के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? ब्लूम के द्वारा ही शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? ज्ञान, अवबोध, कौशल या ज्ञान उपयोग? दोस्तों छात्र जो है वो वृत्त तथा गोले में अगर तुलना करता है तो वो किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? अवबोध की। याद रखिएगा, किसकी पूर्ति कर रहा है? किस उद्देश्य की? अवबोध उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है अगर छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना करता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, वह किस विधि से प्रेरित है? प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि, निगमन विधि या संश्लेषण विधि? तो दोस्तों अगर यदि एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण करता है तो वह किस विधि से प्रेरित होता है? निगमन विधि से। किस विधि से प्रेरित है वह? निगमन विधि से प्रेरित है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, निगमन विधि। 69 नंबर क्वेश्चन है। किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कराने में सहायक विधि है आगमन, निगमन, क्रिया विधि या प्रदर्शन विधि? तो सभी को पता है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। ठीक है, इसलिए हमने इस मॉडल पेपर में भी इस क्वेश्चन को शामिल किया है कि किसी खेत का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सबसे सहायक विधि कौन सी होगी? वो होगी दोस्तों आपकी क्रिया विधि। कौन सी विधि होगी? क्रिया विधि जो है वो सहायक होगी किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने में। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। साधारणतः एक फिल्म स्ट्रिप में कितने फ्रेम होते हैं? अब आपको बताना है दोस्तों कि साधारणतः एक फिल्म स्ट्रिप जो होती है उसमें कितने फ्रेम होते हैं? 20 से 30, 10 से 20 फ्रेम, 30 से 50 फ्रेम या 20 से 40 फ्रेम? तो दोस्तों साधारणतः जो एक फिल्म स्ट्रिप होती है उसमें 20 से 30 फ्रेम होते हैं। कितने फ्रेम होते हैं? 20 से 30 फ्रेम होते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के लिए। 71 नंबर क्वेश्चन है। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है दोस्तों कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? बेकन, हॉगबेन, लॉक या डेटन के द्वारा? तो दोस्तों गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन जिसके द्वारा दिया गया है दोस्तों, वो दिया गया है हॉगबेन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? हॉगबेन ने कहा था कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना, इनमें से कौन सी विधि सहायक होगी? आपको बताना है दोस्तों कि किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास में अगर संबंध स्थापित करना है तो हमें किस विधि का प्रयोग करना चाहिए या कौन सी विधि सहायक होगी? दोस्तों वो विधि है आपकी प्रयोगात्मक विधि। कौन सी विधि है? प्रयोगात्मक विधि ही सहायक होगी अगर आपको किसी वृत्त की परिधि और व्यास में अगर संबंध स्थापित करना है तो। ठीक है, याद रखिएगा, कौन सी विधि? प्रयोगात्मक विधि।
73 नंबर क्वेश्चन है, समस्या समाधान विधि का सोपान है सूचनाओं का संग्रहण, समस्या की प्रकृति निर्धारण, निष्कर्ष निकालना या आंकड़ों को संगठित करना। तो दोस्तों जो समस्या समाधान विधि का जो सोपान होता है, मुख्य सोपान, वो क्या होता है? निष्कर्ष निकालना होता है। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बोल सकते हैं आप, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है बार बार कि समस्या समाधान विधि का सोपान है निष्कर्ष निकालना। ठीक है, याद रखिएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने हेतु किस विधि, कौन सी विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। दोस्तों ये क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया है, तो आपका आंसर पता ही है कौन सी विधि होगी, वो प्रयोगशाला विधि होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया? रॉबर्ट ब्रेल ने, लुई ब्रेल ने, फ्रेड ब्रेल ने या एलन ने। तो दोस्तों नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए जो ब्रेल लिपि का प्रतिपादन जिसके द्वारा दिया गया है, सभी को पता है दोस्तों किसके द्वारा किया गया है? लुई ब्रेल के द्वारा किया गया। ठीक है, याद रखिएगा कि नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन जो है वो लुई ब्रेल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 76 नंबर क्वेश्चन है, जैकब एल मोर्नो का संबंध किस विधि से है? बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के लिए कि जैकब एल मोर्नो का संबंध किस विधि से? प्रश्नोत्तर विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि, व्यक्ति अध्ययन विधि या समाज मिति विधि। तो दोस्तों जैकब एल मोर्नो का संबंध जिस विधि के साथ है वो है दोस्तों समाज मिति विधि। ठीक है, आपको कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि समाज मिति विधि का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है। ठीक है, तो याद रखना है आपको किससे है? जैकब एल मोर्नो के द्वारा, मोर्नो से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 है, उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर है? प्रकृति का, उद्देश्यों का, कठिनाई स्तर का या कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, कि उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में अंतर है, प्रकृति का, उद्देश्य का, कठिनाई स्तर का या कोई नहीं। तो दोस्तों उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में जो अंतर है वो किसका अंतर है दोस्तों? उद्देश्यों का अंतर है। किसका अंतर है? उद्देश्यों का अंतर है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गणित विषय की विशेषता है, आपको बताना है दोस्तों कि गणित विषय की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तर्क पूर्णता, परिणामों की निश्चितता, शुद्धता या सभी। दोस्तों गणित विषय की जो विशेषता के अंतर्गत आएगा वो आपकी तर्क पूर्णता भी आ जाएगी, परिणामों की निश्चितता भी आ जाएगी और शुद्धता भी आ जाएगी। ये तीनों ही आपकी गणित विषय की विशेषता के अंतर्गत आएंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय। सभी को पता है दोस्तों कि चिंता, बोध, तर्क शक्ति और विश्लेषण को बढ़ाने वाला विषय कौन सा है? वो है दोस्तों आपका गणित विषय। कौन सा विषय है दोस्तों? गणित विषय है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर आ जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है। अब आपको बताना है दोस्तों कि माध्यमिक स्तर पर जो अंकगणित है शिक्षण विधि कौन सी है? प्रायोगिक विधि, विश्लेषण व संश्लेषण विधि, आगमन निगमन विधि या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों माध्यमिक स्तर पर जो अंकगणित शिक्षण की जो विधि होती है वो कौन सी होती है? आगमन निगमन विधि होती है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि माध्यमिक स्तर पर अंकगणित की कौन सी विधि होती है शिक्षण की? आगमन निगमन विधि। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन है आपका, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या वैधता। वैधता 2 बार आ गया है। तो दोस्तों वस्तुनिष्ठ परीक्षण की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता होती है वो क्या होती है? वैधता होती है। याद रखिएगा, यहाँ पर सभी भी दे सकता है दोस्तों, या कोई नहीं भी दे सकता, या कोई और दूसरा ऑप्शन होता है, पर आपको याद रखना है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? वैधता। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसका अंग के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? समझ, बुद्धि, प्रयोग, ज्ञान। तो दोस्तों जो ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो अंग नहीं है निम्नलिखित में से वो है आपका बुद्धि। बाकी आपका समझ, प्रयोग और ज्ञान, ये तीनों ही आपके ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंग है। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? अब आपको बताना है दोस्तों कि जो प्रयोगशाला विधि है वो कौन सी विधि है, कौन सी दूसरी विधि है जिसका वह विस्तृत रूप है? आगमन विधि का, निगमन विधि का, इकाई विधि का या संश्लेषण विधि का। तो दोस्तों प्रयोगशाला विधि जो है वो आगमन विधि का विस्तृत रूप है। कौन सी विधि का? आगमन विधि का विस्तृत रूप है। आपको दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि आगमन विधि का विस्तृत रूप कौन सा है? ठीक है, या प्रयोगशाला विधि कौन सी
किस विधि का विस्तृत रूप है? तो आपको याद रखना है आगमन विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि ये तर्क पर आधारित होते हैं, ये सबके विचारों का आदर करते हैं, ये परिस्थिति के अनुकूल होते हैं, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों गणितीय निष्कर्ष इसलिए सर्वमान्य होते हैं क्योंकि ये तर्क पर आधारित होते हैं। ठीक है, गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य इसलिए होते हैं क्योंकि ये तर्क पर आधार होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? सांस्कृतिक, सामाजिक, मानसिक या धार्मिक? दोस्तों जो प्राथमिक स्तर पर जो गणित का महत्व होता है वो होता है दोस्तों मानसिक। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व होता है? मानसिक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण सामग्री क्या होनी चाहिए? कंपास, पैमाना, पेंसिल या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों त्रिभुज की रचना हेतु जो आवश्यक उपकरण या सामग्री हमारे पास होनी चाहिए वो है दोस्तों कंपास भी होना चाहिए, पैमाना भी होना चाहिए और पेंसिल भी होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87 है। मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है दोस्तों कि मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है विषय वस्तु से, मूल्यांकन प्रविधियों से, उद्देश्यों से या सीखने की क्रियाओं से। तो दोस्तों मूल्यांकन का जो सबसे निकटतम संबंध होता है वो किससे होता है? उद्देश्यों से होता है। याद रखिएगा, उद्देश्यों से सबसे निकटतम संबंध होता है मूल्यांकन का। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा उद्देश्यों से। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है वह है सामाजिक, आर्थिक एवं भी दोनों या सांस्कृतिक? तो दोस्तों मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में जो गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है वो दोस्तों सामाजिक और आर्थिक दोनों ही स्थिति में होता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, ए व बी दोनों। 90 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आज का। कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? बजट बनाना, योजना, मार्गदर्शन या शिक्षण? तो दोस्तों शिक्षक के कार्य के अंतर्गत जो आता है अध्यापक के, वो योजना बनाना भी आता है, मार्गदर्शन कराना भी आता है और शिक्षण, ये तीनों ही कार्य आपके ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों ही आपके अध्यापक से संबंधित है। जो बजट बनाना है ये अध्यापक का कार्य नहीं होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो बजट बनाना कार्य है वो अध्यापक से संबंधित नहीं होता है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 90 नंबर क्वेश्चन। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है अप्रक्षेपित, प्रक्षेपित, प्रत्यक्ष अनुभव या कोई नहीं? तो दोस्तों जो सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री मानी जाती है वो है आपकी प्रत्यक्ष अनुभव। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, इसलिए ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए IMP है कि सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सी है? प्रत्यक्ष अनुभव। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और दोस्तों इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।